Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a gas is to be expanded from initial state 1 to final state F along either path 1 or path 2 on PV diagram. Path 1 consists of 3 steps. An isothermal expansion work is 23 joule in magnitude. An adiabatic expansion work in 35 joule in magnitude. And another isothermal expansion work is 16 joule in magnitude. And path 2 consists of two steps: a pressure reduction at constant volume and an expansion at constant pressure. What is the change in internal energy of the gas along path 2? तो हमें इस प्रॉब्लम में एक गैस एक्सपांड हो रही है एंड जो पीवी डायग्राम में उसकी दो साइकिल है वो हमें बतानी है। ठीक है, वो हमें गिवन है बेसिकली डेटा, बट उसे हमें ड्रॉ करके एनालाइज करना है। देन हमें बताना है कि जो पाथ 2 है उसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है वो क्या होगा। तो मैं गैस के स्टेट गिवन है इनिशियल से फाइनल, तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। मान लो ये पीवी डायग्राम हम बनाते हैं, ए एक्सिस है पी और ए एक्सिस है बी। एंड हम पता है कि मान लो कि यहाँ पर हमारा इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट से क्या हो रहा है, पाथ 1 के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो वो 3 स्टेप में फर्दर डिवाइडेड है। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप है वो है आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला था हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो के लिए ग्राफ है ये। तो यहाँ पर पहुंच गया, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है, देखो सेकंड पार्ट में एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब एडियाबेटिक एक्सपांशन में डेल्टा क्यू जीरो होता है तो थोड़ा ग्राफ स्टीपेस्ट आ जाता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू हो गया जीरो और डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा सेकंड स्टेप में। एंड थर्ड स्टेप क्या कर रहा है कि थर्ड स्टेप है अनदर आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो वापस से पुराना ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ऐसे। तो वापस से डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो मिल गया। अब यहाँ पर मैं जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं ब्लू तरीके से डिनोट करता हूँ ऐसा, ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कि डिस्टिंग्विशेबल हो। तो यहाँ से इस पॉइंट पे आता है एंड यहाँ से वो इस पॉइंट में फाइनल पोजीशन की तरफ आगे बढ़ता है। ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो पहला जो पाथ था वो ये वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाथ 1। अब सेकंड पाथ क्या है, तो सेकंड पाथ में हमें गिवन है जो प्रेशर रिडक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर रिडक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि ऐसा ग्राफ आएगा डायरेक्ट सीधा यहाँ पर। एंड देन सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट उसमें है तो चेंज सॉरी एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम का एक्सपांशन हो रहा है। ये जो वाला ग्राफ है यहाँ पर है डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। एंड जो सेकंड वन है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन ही है, कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है एंड यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसे मीट हो जाता है। तो ये जो पाथ 2 है वो भी सेम फाइनल पोजीशन पे मीट करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाथ 2। तो ये वाला है पाथ 2 एंड ये वाला है पाथ 1। एंड जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस है उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो इस केस में। तो हमारे पास ऐसा कुछ दो पाथ गिवन है एंड हमें बताना है कि जो सेकंड वाला पाथ है उसमें टोटल इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो कितना होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो कि गिवन होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू भी ले सकते हो और कोई बात नहीं, पर मैंने अपना डी डब्ल्यू लेता है। ठीक है, जनरली ये वाला इक्वेशन याद रखो, बेटर रहेगा।
तो हम की कंसेप्ट ये निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं उस पर ही डिपेंड करेगी, ना कि उसने कौन सा पाथ टेकन किया है, ठीक है। पाथ वन एंड पाथ टू दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी बेसिकली सेम रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेंस internal energy change in path 1 is equal to change in internal energy path 2। तो ये दोनों सेम रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन। स्टेट का मतलब होता है कि फाइनल एंड इनिशियल का पोजीशन, और कुछ नहीं। तो अ, हम पाथ वन के लिए इंटरनल एनर्जी फाइंड कर ले तो वो भी पाथ टू के लिए सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो हम पाथ, क्योंकि हमें डेटा जो गिवन है ना वो पाथ वन के लिए गिवन है, वर्क डन एंड एज इट इज सब कुछ, ठीक है। एडियाबेटिक के लिए वर्क डन क्या है एंड आइसोथर्मल के लिए वर्क डन क्या है, और सभी के लिए हमें पाथ वन के लिए डेटा गिवन है, पाथ टू के लिए कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमें पाथ टू के लिए कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पाथ वन के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड कर ले तो पाथ टू के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, देखते हैं। देखो ये वाला जो आइसोथर्मल है, मान लो सब पार्ट में दिखाता हूँ। ये वाला है पहला सब पार्ट, ये है सेकंड वन, ये है थर्ड वन, पाथ वन के लिए। तो जो पहला था वो था आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो यहाँ पर फर्दर लिखता हूँ फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जिसकी वजह से देखो हम अब डेल्टा क्यू, यानी कि जो ये वाला इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर अब वो डेल लेगा, ठीक है। अब स्मॉल डी ले लो तो भी चलेगा, डेल डेल ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। ये वाला डेल्टा ले लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन लेना हो ना तब अब स्मॉल डी ले सकते हो, इंटीग्रेशन नहीं लेना हो तो आप ये ट्राइंगुलर डेल्टा ले लो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन अब डेल्टा यू वापस से कैसे लिखा जाता है, एन टीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारे केस में क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ठीक है। फर्स्ट वन में तो पहला वाला सब पार्ट था उसमें डेल्टा यू क्या है, जीरो आया, ठीक है ना। तो हमें एक जो डेल्टा यू की वैल्यू थी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा यू और पाथ वन इज इक्वल टू जीरो। अब वैसे ही हम पाथ टू एंड पाथ थ्री के लिए फाइंड करेंगे, उसका जो सम आएगा वही होगा टोटल, यानी कि नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड वही होगा पार्ट टू के लिए, सेम होगा। अब पार्ट टू के लिए फाइंड करो, सॉरी ये वाला पार्ट के लिए फाइंड करते, ठीक है। पार्ट वन का सेकंड पार्ट वो क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांशन है। तो फॉर एडियाबेटिक एक्सपांशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एडियाबेटिक एक्सपांशन डेल्टा क्यू होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा क्यू होता है जीरो। तो वापस से फर्स्ट लो में इसको पुट करेंगे, तो फर्स्ट लो में इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट लो था हमारे पास डेल्टा क्यू प्लस इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से मिलेगा हमें डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारे पास ये मिल गया। तो जितना वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन में जितना चेंज आएगा उसका जो सेम मैग्नीट्यूड में इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ये कह रहा है इक्वेशन। तो डेल्टा यू यहाँ से क्या मिला, देखो सेकंड केस के लिए तो डेल्टा यू हमें मिला डेल्टा यू टू इज इक्वल टू माइनस, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें जो वर्क डन है वो क्या है, तो सेकंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्क डन है वो सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट के लिए वर्क डन है तो गिवन है 35 जूल। तो यहाँ पर लिखता हूँ 35 जूल, 35 जूल। तो ये होगा माइनस इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, ये मैं ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं। एंड जो थर्ड सब पार्ट है वो भी आइसोथर्मल है, तो यानी कि जो उसमें भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर
थर्ड सब पार्ट ऑफ पाथ 1, उसके लिए जो डेल्टा U3 होगी वो होगी 0। तो अब डेल्टा यू नेट क्या मिली, देखो हमें डेल्टा यू नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U1 डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3। तो हमें क्या मिली 0 0 एंड -35 जूल, ठीक है, -35 जूल। तो ये हमारी डेल्टा यू नेट हो गई और पाथ 1। तो यहाँ पर थोड़ा लिखा देते हैं डेल्टा यू नेट 35 जूल फॉर पाथ 1। अब पाथ 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू पाथ 1 इज इक्वल टू डेल्टा यू इन पाथ 2। तो हमारे लिए सेम मिलेगी। तो डेल्टा यू फॉर पाथ 2 इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर पाथ 1 is equal to -35 जूल। So the final answer of the question is change in internal energy along the path 1 and 2 both are same and is equal to -35 joule. I hope you understood it well. Best of luck.